तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस। और देखो यहाँ से कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। 2020 में, 19 में, 14 में, 13 में, 10 में इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स दे हैव इक्वल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल्स। अगर यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट हियर और एनी पॉइंट हियर और एनी पॉइंट हियर, सपोज यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ एक पॉइंट लिया बी, यहाँ एक पॉइंट लिया सी। वी ए का जो पोटेंशियल होगा वही वी बी का पोटेंशियल होगा और वही सी का पोटेंशियल होगा। ऐसे कंडीशन में इस सरफेसेस को हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। सो कांस्टेंट वैल्यू पोटेंशियल ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेसेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? हाउ टू एस्टीम द वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स मस्ट क्रॉसिंग दैट एरिया। अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया को क्रॉस कर रहा है तो वो एरिया जो हो जाएगा, वो सरफेस जो हो जाएगा, वो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर ना? जैसे यहां पर देखो, इसको मैं फिगर 1 बोलूं। फिगर 1 में तुम लोग को दिख रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसपे मैंने 3 प्लेन पेपर्स रख दिए हैं, लाइक पेपर्स, एक सरफेस है। सो इक्वल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इसको कट कर रहा है। सो एट एनी पॉइंट यहां पर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल मेरा सेम होना चाहिए। यस और नो? क्लियर? फिगर 2 देखो। सर आखिरी पार्ट सॉरी, तुम्हारा वॉइस क्रैक हो रहा, बोलो। फिगर 2 एक और बार समझाइए। फिगर 1 और 2? 2 यस, 2 अभी मैंने कहा नहीं है। 2 में क्या हो रहा है देखो। 2 में क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज अगर है, ये सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलते हैं, है ना? और यस, अब मुझे बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो समवेयर हियर, सपोज दिस इज पॉइंट P1, और मुझे एक और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है यहाँ P2। ओके, सो यहाँ का पोटेंशियल एट P1 किस पे डिपेंड करता है? स्वयं पोटेंशियल एट पॉइंट P1 डिपेंड ऑन व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज R एंड यस सर चार्ज Q। यही डिपेंड करता था ना, V इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ का दोनों, इस पॉइंट P1 के लिए भी चार्ज Q है, इस पॉइंट P2 के लिए भी चार्ज Q है। और एज ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल में हर एक पॉइंट क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस चार्ज। सो P2 पे भी जो चार्ज, जितना पोटेंशियल होगा, ये भी R डिस्टेंस पे है, और P1 पे भी सेम होगा। तो मैं कह सकता हूँ VP1 इज इक्वल टू VP2। यस और नो अनंत? क्लियर? तो किसी भी चार्ज से, चार्ज के चारों तरफ अगर आप एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दो, तो वो सारे सर्कल्स जो होते हैं वो इक्वी पोटेंशियल सर्कल्स होते हैं। इज इट क्लियर? दे ऑल आर इक्वी पोटेंशियल। अगर इसका जस्टिफिकेशन एग्जाम में पूछे तो यही लिखेंगे हम लोग, बिकॉज पोटेंशियल डिपेंड ऑन व्हाट? चार्ज एंड रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो रहा है सर्कल में जिसका सेंटर पे चार्ज है। सो ऑल द सर्कल्स whose center is charge is equipotential surface. Clear now? Now what happen if two charges are interact? Figure number 3. अब देखो, दो चार्ज अगर इंटरेक्ट होते हैं, तो तुम लोग को याद है मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इंटरेक्ट होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेंड हो जाते हैं। रिमेंबर, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेंड हो जाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा। यस और नो? सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर अगर चेंज होगा तो वहां पे पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए जो एकदम सेंट्रल का पॉइंट होता है, यहाँ पर पोटेंशियल देखो 0 होता है। यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 0 है। कोई बता पाएगा मुझे ऐसा क्यों हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल 0 क्यों हो गया?
अनंत? एक दूसरे को क्या? यस यस, स्वयं, यस, एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, एग्जैक्टली। तो अगर मान लो ये नेगेटिव Q1 है और ये पॉजिटिव Q2 है, तो यहाँ पर दोनों के लिए पोटेंशियल निकलेगा, है ना। यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो हाँ सर। R1 है, ये डिस्टेंस R2 है। सो आप दोनों को निकालोगे तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। On the other hand, if both charges are equal charge, like plus Q charge and plus Q charge, then their center is at maximum potential because इसका और इसका दोनों का प्लस हो जाएगा चार्ज. So look at the center, it has the maximum potential. तो ये सब कुछ एकदम रीजनिंग वाली बातें हैं, सिंपल सिंपल बात। देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाती हैं। पहला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट equipotential surface are always perpendicular to the electric field. Why? इस तरह के रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। जैसे अभी हमने देखा था ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इधर जा रहे हैं तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इससे 90 डिग्री एंगल बना के होगा। So the angle between them is 90 डिग्री। Why? इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने का एक तरीका होता है। कैसे इसे प्रूफ करेंगे हम लोग? प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं, सपोज द सरफेस इज नॉट एट परपेंडिकुलर, नॉट एट 90 डिग्री एंगल, देन व्हाट हैपन? अगर ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं होता तो क्या होता? और अगर 90 डिग्री एंगल पे नहीं होता वो बता दोगे तो आपका ये भी प्रूव हो जाएगा कि 90 डिग्री एंगल पे क्यों रहता है। देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, टू प्रूव दिस लेट अस अज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो हैं, ये दो सरफेस मान लो S1 एंड S2, और ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है बट फिर भी इक्विपोटेंशियल है। अगर ऐसा मैंने अजम्पशन लिया तो क्या होगा? This implies that the electric field can be resolved into two component. ये लाइन समझ में आया किसी को? Yes or no? अनंत, ये लाइन समझ में आया? यस सर, यस सर। देखो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और अगर मैं सरफेस को टिल्ट कर दूं, मेरा ये सरफेस टिल्ट है, तो इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ दो पार्ट में। एक E1 पार्ट जो इसके पैरेलल होगा इस सरफेस के, और एक E2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं जो इसके परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के साथ। ऐसा हम लोग करते थे ना वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते थे। तो अगर ऐसा नहीं हो, अगर कुछ एंगल बनाए तो मैं इसे दो पार्ट में रिजॉल्व कर दूंगा। एक होगा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक होगा पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? Now consider a charge at a point A somewhere on the surface. Since there is a component of the field, अगर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है कि चार्ज को अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना पड़े तो मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा। यस और नो? अगर किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, इधर है तुम्हारा पैरेलल कंपोनेंट और इधर है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो अगर मुझे इस पे एक पॉइंट ए पकड़ू और पॉइंट बी पकड़ू, तो मुझे ए से बी में आने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे ना। वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, फाइनाइट वर्क डन करना पड़ रहा बिकॉज फील्ड अलग अलग है। यस और नो? अगर वर्क डन मुझे करना पड़ेगा तो ये क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, देयरफॉर सरफेस इज नॉट इक्विपोटेंशियल। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा परपेंडिकुलर ही होना होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो पार्ट में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए तो उस सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को मूव करने के लिए, और इसीलिए उसके ऊपर का पोटेंशियल सेम नहीं रहे। क्लियर और नॉट? चलिए रिपीट।
Yes, ma'am. Yes, sir. अनंत क्लियर? Yes, sir. ओके सो एक देखो यहाँ से 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है, तो मुझे बताओ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा? यस अगर मैं बोलूं इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जेड एक्सिस, देन सरफेस का किधर होना चाहिए? सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर ना? सरफेस Yes, sir. होना चाहिए परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जेड का परपेंडिकुलर कौन हो सकता है? जेड का परपेंडिकुलर क्या होता है? दिख नहीं रहा यहाँ, आइदर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो आप क्या कर सकते हो, जेड के परपेंडिकुलर में या तो इधर वाई के तरफ बना सकते थे या एक्स के तरफ बना सकते थे। तो इस ग्राफ में एक्स के तरफ बना हुआ है, आप चाहते तो इस आंसर ऐसे भी कर सकते थे, ये वाई जेड ये एक्स है अगर सपोज करो, तो इसमें आप क्या बना सकते थे, प्लेन बना सकते थे पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि ये भी क्या हो जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर हो जा रहा तो हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की तरफ ही बना सकते थे, आंसर सेम ही होता। है। ओके यस करेक्ट करेक्ट, एक्स एक्सिस लो या वाई एक्सिस लो एक ही बात है। यहाँ पर इस ये आंसर जो यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया है, तो यहाँ पर सपोज इस पॉइंट पे v1 होगा, यहाँ v2 होगा, यहाँ v3 होगा, ये सारे एक प्लेन है एक्चुअली, इन्होंने लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दे आर एक्चुअली प्लेन। तो इस तरह के देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने नोट्स में कुछ मीम्स डाले हुए हैं, एटलीस्ट इसको देख के तो फिजिक्स तुम लोग को अच्छा लगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अगर कोई पूछे कि उसका एड्रेस कहाँ है तो क्या बोलेगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ओके सो नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी बोल के तुम लोग को बस डिस्टर्ब किया जा रहा है बेकार का, किसी और मतलब सीबीएसई छोड़ के किसी और सिलेबस में एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी अलग से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, लेकिन सीबीएसई में डबल डबल डाल दिया गया। नो वाई, इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? देखो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज पढ़ा था। यहाँ जो ये वर्क डन करना होता है इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ नहीं है। सो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं यू से रिप्रेजेंट करूं तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। क्लियर और नॉट? तो इसी चीज को अब देखो इन्होंने किस तरीके से आंसर किया है, कैसे आंसर किया है, देखो अलग तरीके से आंसर किया। मान लो एक पॉइंट है ए और यहाँ है पॉइंट बी, मैंने ये रहा पॉइंट इंफिनिटी, अगर मैं इंफिनिटी से यहां पर एक चार्ज को ला रहा हूं, सपोज क्यू ए चार्ज को यहां ला रहा हूं, तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे मैं क्या कहता था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू ए फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ए इज व्हाट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। यस और नो? है ना? तो यहां तक मुझे लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको मैं कहूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी ए, यही होता था। अब मान लो यहाँ पर ये क्यू चार्ज आ गया है, अब जैसे ही यहाँ पर क्यू चार्ज आ गया, जब ए आ रहा था यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, एक्सटर्नल फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो जीरो था, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो मुझे चार्ज क्यू ए को इंफिनिटी से यहां लाने के लिए कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? यस और नो? यहां मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नो, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल नहीं था जब मैं क्यू ए को ला रहा था, है ना?
लेकिन जब क्यू ए ऑलरेडी आ गया तो इस चार्ज के वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ जाएगा। और अब अगर मैं क्यूबी चार्ज को यहां से लेके आऊं, क्यूबी चार्ज को इंफिनिटी से अगर मैं बी तक लेके आऊं, तो क्या मुझे अब वर्क डन करना पड़ेगा? हेलो, क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा यहां पर? बिकॉज अब वर्क डन इसलिए करना पड़ रहा है कि बिकॉज चार्ज क्यू ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका फील्ड की वजह से क्यूबी जब वापस आएगा, यहां पर क्यूबी आएगा, तो इसे वर्क डन करके आना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन कितना होगा? मैं टोटल वर्क डन अगर बोलूं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वर्क डन कितना था मेरा? 0 था। और फाइनल वर्क डन मुझे कितना करना पड़ा? अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी पूछूं कितना होगा? अनंत बताओ, पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है? वीबी कितना होगा? हेलो, सर और एक बार बोलिए। पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज क्यू ए ऑलरेडी अवेलेबल हियर। क्यू ए चार्ज के फील्ड में मैंने क्यूबी को लाया, तो क्या होगा? W डिवाइडेड बाई क्यूबी होगा। वर्क डन टू ब्रिंग हाँ सर। चार्ज क्यूबी फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, and that will be 1 by 4 pi epsilon 0 qa divided by r, suppose the distance is r from here to here, तो ये होगा qb। तो यहां से अगर w निकाला जाए तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 by 4 pi epsilon 0 qa qb divided by r। yes or no? So this is the final potential energy. So final potential energy is 1 by 4 pi epsilon 0 qa qb divided by r, and initial तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ा था, तो 0। सो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी और अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर दो चार्जेस हो तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहो तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 by 4 pi epsilon 0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? शैल आई रिपीट? नो सर। देखो यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम बहुत सिंपल होता है, बिकॉज पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी था और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ चार्ज दे दिया है, सपोज दिस इज एट ए, दिस इज एट बी एंड दिस इज एट सी। तीनों का दिया है 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम एंड -1 माइक्रोकुलम। इस सिस्टम का ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो दो एनर्जी निकालना हमेशा, एक होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। द रीजन इज, अगर कोई भी चार्ज ना हो, ये तीनों चार्ज इंफिनिटी पे हो, तो उनको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। यस। और जब तीनों को एक दूसरे के पास ले आओगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा इनका। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 as all charges were infinitely separated. Now total final potential energy is equal to what? Sum of potential energy due to each and every system. तो आप जब A पे निकालोगे तो कितना आएगा? A पे निकालोगे तो एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा AB, एक आएगा BC और एक आएगा CA। तो वही यहाँ लिखा हुआ देखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 2 1 3 एंड 2 3। तो जस्ट इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 2 क्या लिख सकते हो? 1 by 4 pi epsilon 0 qa qb डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना दिया हुआ है? सब दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सबको अगर ऐसा यूनिट में बिठाओगे तो कितना मीटर होगा? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 0.1 मीटर। यस सर। हाँ सर। सिमिलरली 1 3 बोला है, इसका मतलब 1 by 4 pi epsilon 0 qa qc डिवाइडेड बाई 0.1 and 1 by 4 pi epsilon 0
QBQC डिवाइडेड बाई 0.1। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, इसको कॉमन ले लो। R भी सब में कॉमन है, इसको भी कॉमन ले लो। एंड देन सारे चार्जेस के वैल्यू बिठा दो, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रो। सब्स्टिट्यूट करके देखो, इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको घर पे एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। नाउ अनंत मुझे बताओ, इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है? स्वयं बताओ, क्या है ये नेगेटिव साइन, क्यों आया? सर ऑपोजिट है, मतलब अपोजिट कहाँ से होगा? वर्क डन है, वर्क डन या एनर्जी। एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीज होना। अगर एनर्जी के फॉर्म में बोले, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजिंग। ये पहला पॉइंट हो सकता है ना? और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? वर्क डन। पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने तुम लोग को बताया था ना, दो तरीके से होता है। नेगेटिव वर्क डन दो तरह का होता है। एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। सिस्टम एक खुद काम करता है, और एक होता है सिस्टम को बाहर से काम करवाया जा रहा है। यहाँ क्या बाहर से कोई एक्शन आ रहा है क्या? यहाँ कोई बाहर काम कर रहा है? ना। सिस्टम खुद ब खुद काम कर रहा है। मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ जो भी वर्क डन होगा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, रिपल्शन ज्यादा काम नहीं कर रहा है। क्लियर? और ये जो नीचे नोट में लिखा हुआ है, ये याद रखना। वर्क डन बाय द सिस्टम जो भी आएगा, उसका आंसर अगर आपसे एग्जाम में पूछे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे? बस नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछता है, स्पेशली तुम्हारे जेई और नीट के एग्जाम में आपसे पूछेगा इसी क्वेश्चन को। मान लो नीट में दे दिया इस साल 2022 में, और पूछ दिया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो आप क्या करोगे? इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करके फिर आंसर लिखोगे, क्योंकि ये वर्क जो आया है ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट, तो आप क्या लिखोगे? +9 × 10⁻²। समझ में आया अनंत? Yes. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो साइन एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना सर? यस, एनर्जी पे डिपेंड करेगा। और ये जो भी आंसर आए, देखो साइन एक्चुअली न्यूमेरिकल करोगे तो साइन खुद ब खुद आएगा, लेकिन आपको इस साइन का मतलब पता होना चाहिए। साइन तो आएगा ही, वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये तीनों चार्ज एग्जाम करके आप लोग खुद सोचो, अगर ये तीनों चार्ज नेगेटिव होते, एनालॉजी, चलो 6 मिनट बचा है, एक एनालॉजी लेते हैं, खुद सोचो, दिमाग लगाओ कैसे पढ़ा जाता है। कि मान लो अगर तीनों चार्ज पॉजिटिव होते तो तीनों एक दूसरे को रिपेल करते ना, कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता। अगर हाँ सर। रिपेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? फिर हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है ना, एक दूसरे से दूर भाग रहा है एज मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर पाए। उस कंडीशन में क्या होता है? सिस्टम का एनर्जी बढ़ता, और देखो आप उस वक्त निकाल के देखो, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा था। आता या नहीं आता? आता ना? अब मान लो तीनों नेगेटिव बिठा दो, Q1 Q2 Q3 तीनों को नेगेटिव बिठा दो, एंड देन कैलकुलेट करो, फिर से देखो पॉजिटिव ही आएगा आंसर। जो वर्क डन है वो पॉजिटिव ही आएगा। सो रिपल्शन के लिए पॉजिटिव आ रहा है वर्क डन, और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तब नेगेटिव आ रहा है। सो इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम। क्लियर? ये सब छोटी छोटी बात हाँ सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिमाग में बिठा लो। रीजनिंग, इसको हम लोग एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको कहते हैं रीजनिंग ऑफ नॉलेज। ये होना चाहिए नॉलेज दिमाग में, क्वेश्चन को देख के आंसर बता पाओ। 4 ऑप्शन मान लो इसमें रहते, ये क्वेश्चन आपके नीट में आया होता, और 4 ऑप्शन होते जिनमें 3 ऑप्शन में आंसर पॉजिटिव में दिया होता,
और एक नेगेटिव में होता है। इस तरह के जानते हो क्वेश्चन सेट्स होते हैं एग्जाम में, 3 आंसर पॉजिटिव में दिया है और एक नेगेटिव में दिया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ये हिट कर गया ना कि देखो तीनों अगर पॉजिटिव है तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, तो इन तीनों में से आंसर होगा, या फिर अगर नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव में आना चाहिए, तो आंसर नेगेटिव में होगा। तो आप इसको देखते ही आंसर कर सकते, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है एमसीक्यू में। चलो ये एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये तो था विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड पहले से अवेलेबल हो तो क्या होगा। सपोज पहले से एक एक्सटर्नल फील्ड है E, और यहां पर अगर मुझे एक चार्ज Q को लेके आना है फ्रॉम इंफिनिटी टू सपोज पॉइंट A, सो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना खर्च होगा। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। कितना होगा, अगर मान लेता हूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ER एट पॉइंट A, so potential at point A is equal to what? We know the relation between potential energy is equal to क्या होता है, work done divided by charge, and this is equal to how much? Electric field divided by charge. Yes or no? देखा था हमने ये रिलेशन। Yes, sir. सो अगर आपसे पूछे कोई कि क्या होगा, तो आप ये लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू VA इंटू चार्ज, ये होगा। और VA की जगह आप अगर पुट करना चाहोगे तो E/Q बिठा सकते, ये यहां से हो जाएगा। सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है, कुछ गलत लग रहा है ना। हेलो, ना सही है या सही है सर। ओके। अच्छा एक चीज और याद रखना, यूनिट इसमें एक दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EV में पूछेगा तो ये याद रखना यूनिट, ये याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये रिलेशन होता है। और अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाए, एक या एक से ज्यादा चार्जेस हो जाए एक्सटर्नल फील्ड में, इट्स नो प्रॉब्लम। पहला के लिए हम लोग Q1 इंटू वी लिखेंगे और दूसरे के लिए Q2 इंटू वी लिखेंगे, और ओवरऑल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा K, मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, जो ऑलरेडी हमने पीछे देखा था। ये यही फॉर्मूला आ जाता है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो और विद इन 2 मिनट इसको समझ में आ रहा है कि नहीं पहले मुझे चेक करो और फिर बताओ। प्लस होगा, मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं, मैंने प्लस होगा, सॉरी। This will be this. Take the screenshot. I'll send you a link within 2 minutes.